यहाँ पर अब अगर मैं इस बटन को क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि हमारा मेन्यू लेफ्ट से राइट ओपन हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आकर हमारे इस मोबाइल मेन्यू की स्टाइलिंग का काम कंप्लीट हो चुका है और अब हमारी वेबसाइट मुकम्मल तौर पर रिस्पॉन्सिव है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल डेव। दोस्तों, अपनी लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि CSS में मीडिया क्वेरीज किस तरह से काम करती हैं और उनको यूज करके हमने अपने प्रोजेक्ट को रिस्पॉन्सिव बनाया था। रिस्पॉन्सिवनेस से रिलेटेड जो लास्ट चीज हमारे प्रोजेक्ट में रह गई थी वो हमारी नेविगेशन बार थी और इस वीडियो में हम उसे रिस्पॉन्सिव बनाने पर काम करेंगे। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, अपनी कन्वेंशन को फॉलो करते हुए मैंने 021.html पेज, जिसे हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था, इसकी एक कॉपी बना ली है और इसे 022.html नेम दे दिया है। इसके साथ ही मैंने इसकी स्टाइल शीट्स की भी कॉपीज बना ली हैं और उन्हें इस पेज के साथ लिंक कर दिया है। एक बार अगर हम इस पेज को अपने ब्राउजर में चलकर देख लें तो आप देख सकते हैं कि हमारा पेज वहीं पर मौजूद है जहां पर हमने इसे लास्ट टाइम छोड़ा था और अब हमारा पेज मुकम्मल रिस्पॉन्सिव है। तो यहाँ पर अगर मैं इसे अपने रिस्पॉन्सिव व्यू में देखूं तो हम देख सकते हैं कि हमारा पेज अब बिल्कुल रिस्पॉन्सिव हो चुका है। तो दोस्तों, आखिरी काम जो रिस्पॉन्सिव बिहेवियर से रिलेटेड हमारी वेबसाइट में रह गया है वो इस नेविगेशन की रिस्पॉन्सिवनेस है। और अगर एक बार हम अपने रेफरेंस प्रोजेक्ट को देख लें तो आप देख सकते हैं कि हमारे रिस्पॉन्सिव व्यू में इस वेब पेज पर हमारे नेविगेशन लिंक्स यहाँ से डिसअपीयर हो जाते हैं और उसकी जगह पर ये एक बटन आ जाता है जिसे क्लिक करने पर हमारे पास ये एक ड्रॉअर स्टाइल का नेविगेशन मेन्यू लेफ्ट साइड से ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, इस इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए एक तो हम मीडिया क्वेरीज का यूज करेंगे और उसके साथ ही साथ हम इस ड्रॉअर टाइप के मेन्यू के लिए एक थर्ड पार्टी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी को यूज करेंगे और इसे हम कुछ ही देर में देखेंगे। तो दोस्तों, अपने वेब पेज पर सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो उस बटन की क्रिएशन है जिसको क्लिक करने पर हमारा मेन्यू टॉगल होगा। तो चलिए चलते हैं अपने एडिटर की तरफ। तो हमारी HTML फाइल में हम अपने टॉप बार के सेक्शन में चलते हैं और यहाँ पर इस नैव के फौरन बाद हम एक बटन क्रिएट करेंगे। इस बटन को हम कुछ क्लासेस दे देते हैं जिसके जरिए हम इसे स्टाइल कर सकें और यहाँ पर हम अपनी कन्वेंशन को फॉलो करते हुए इसे टॉप नैव मोबाइल मेन्यू बटन की क्लास दे देते हैं। इस बटन के कंटेंट्स में हम एक आइकॉन यूज करेंगे, तो हम उसके लिए बूटस्ट्रैप आइकॉन्स को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई का एक एलिमेंट क्रिएट करेंगे और इसे कुछ क्लासेस दे देते हैं। तो यहाँ पर जो आइकॉन हम यूज करेंगे उसके लिए हम BI और BI लिस्ट की क्लासेस इसे देंगे जो कि बेसिकली एक लिस्ट टाइप का आइकॉन होगा। हम इस पेज को सेव करके एक दफ़ा अपने ब्राउजर में देख लेते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा वो आइकॉन यहाँ पर मौजूद है लेकिन इसका साइज बहुत छोटा है। तो इस बटन को हम थोड़ा सा साइज में इंक्रीज करेंगे। अपनी डिफॉल्ट स्टाइल शीट में चलते हैं जहाँ पर के बेसिकली हमारे स्मॉल स्क्रीन साइज के स्टाइल्स हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे आकर अपने इस टॉप नैव की क्लास के बाद यहाँ पर अपने उस बटन को टारगेट कर लेते हैं और इसका साइज इंक्रीज करने के लिए अगेन क्योंकि यहाँ पर हम एक आइकॉन यूज कर रहे हैं तो हम सिंपली उस आइकॉन का साइज इंक्रीज कर सकते हैं, जिसके लिए हम फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि फॉन्ट साइज की जो ये प्रॉपर्टीज हैं, ये फॉन्ट से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज आप अपने आइकॉन पे यूज कर सकते हैं। तो हम इसका साइज 2 rems कर देते हैं और इसे चलकर अपने ब्राउजर में देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे आइकॉन का साइज यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है और उसकी वजह से हमारे बटन का साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया है। तो अगर हम अपने इस वेब पेज की विड्थ को बढ़ाकर देखें तो यहाँ पर एक इशू मुझे नजर आ रहा है, वो ये कि ये बटन हमारे नैव बार के बाद रेंडर हो रहा है और यहाँ पर हमारी इसकी प्लेसमेंट गलत है। तो इसे ठीक कर लेते हैं। तो हमारा ये बटन बेसिकली इस नैव के कंटेनर के अंदर आना चाहिए। इसे सेव करके एक दफा अपने ब्राउजर में देख लेते हैं। अगर हम इस नेविगेशन को इंस्पेक्ट करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट की वैल्यू स्पेस बिटवीन है और उसी वजह से ये एलिमेंट्स यहाँ पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं और हमारा ये बटन अब बिल्कुल राइट साइड पर आ गया है। तो हम यहाँ पर जो चीज चाहते हैं वो ये कि ये बटन हमें मीडियम और उससे ऊपर के स्क्रीन साइजेस पर नजर ना आए। तो वापस चलते हैं अपनी मीडियम स्टाइल शीट में और हम इसी क्लास को पहले अपनी स्मॉल स्टाइल शीट से कॉपी करके अपने मीडियम स्टाइल्स में चलते हैं। यहाँ पर इस क्लास को सिलेक्ट करेंगे और इसके डिस्प्ले की वैल्यू को नन कर देंगे। और ये डिस्प्ले की एक और वैल्यू है, जिस तरह हमारे पास ब्लॉक, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक हैं जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं। और डिस्प्ले नन की जो वैल्यू है ये बेसिकली आपके उस एलिमेंट को जिस पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई की गई हो उसे आपके विजुअल एरिया में से रिमूव कर लेता है। तो हम वापस चलकर अपने ब्राउजर में देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा बटन गायब हो चुका है। अब हम अगर अपने स्मॉल साइजेस पर आएं तो आप देखेंगे कि ये एलिमेंट यहाँ पर विजिबल है, लेकिन जैसे ही हम अपनी विड्थ को इंक्रीज करेंगे
तो ये एलिमेंट यहाँ से गायब हो जाएगा। नेक्स्ट काम जो हम करेंगे वो ये इंश्योर करेंगे कि स्मॉल स्क्रीन साइजेस पर हमारी ये नेविगेशन नजर ना आए। तो इसके लिए हम यही टेक्निक यूज कर सकते हैं जो कि हमने इस बटन के लिए की थी। और अगर हम यहाँ पर नीचे देखें तो हमने ये टॉप नैव लिंक्स की एक क्लास यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखी है। इसकी डिस्प्ले की वैल्यू इनलाइन ब्लॉक है और क्योंकि ये हमारी डिफॉल्ट स्टाइल शीट है, यानी कि वो स्टाइल जो हमारी स्मॉल स्क्रीन साइज पर अप्लाई होंगे, तो यहाँ से हम इस एलिमेंट को कॉपी कर लेते हैं और इसकी डिस्प्ले वैल्यू को नन कर देते हैं। इसके साथ ही ये जो कॉपीड वैल्यू है हम इसे अपने मीडियम स्टाइल्स वाली स्टाइल शीट में पेस्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मीडियम एंड अबव स्क्रीन साइजेस पर हमारा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक होगा और स्मॉल स्क्रीन साइजेस पर हमारा डिस्प्ले नन होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारी नेविगेशन यहाँ से गायब हो चुकी है, लेकिन अगर हम अपनी विड्थ को इंक्रीज करें तो हमारी ये नेविगेशन वापस अपीयर हो जाती है। एक चीज जो डिस्प्ले नन से रिलेटेड मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा कि ये हमारे एलिमेंट्स को सिर्फ अपने डिस्प्ले से गायब करती है, लेकिन अगर आप अपनी डॉम हायरार्की में देखें तो आपका एलिमेंट यहीं पर मौजूद होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा नेविगेशन लिंक्स का सेक्शन गायब हो चुका है, लेकिन अगर मैं इस नैव को इंस्पेक्ट करूं तो यहाँ पर ये UL जो कि बेसिकली हमारे उस नैव लिंक्स का कंटेनर है यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर वो सारे नैव लिंक्स भी मौजूद हैं। तो डिस्प्ले नन की वजह से सिर्फ इस डिस्प्ले से ये रिमूव हो जाते हैं। तो दोस्तों अब जबकि हमारे नेविगेशन लिंक स्मॉल स्क्रीन साइज पर डिसअपीयर हो चुके हैं, तो अब हम अपनी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को इंट्रोड्यूस कराएंगे और उसके जरिए यहाँ पर एक ड्रॉर स्टाइल की नेविगेशन क्रिएट करेंगे और उसे अपने इस बटन के साथ टाई अप करेंगे ताकि इसको क्लिक करने पर वो मेन्यू ओपन हो सके। तो दोस्तों जो लाइब्रेरी इस काम के लिए हम यूज करेंगे उसका नाम pushbar.js है और ये हमारे सामने हमारे ब्राउजर में ओपन है। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बेसिकली ये कैसे काम करती है कि अगर आप इन बटन्स को देखें तो यहाँ पर कुछ डेमोज इन्होंने हमारे लिए क्रिएट कर रखे हैं। तो लेफ्ट पुश बार हमारे मेन्यू को लेफ्ट साइड से ओपन करेगी। इसी तरह हमारे पास इसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप इसे राइट पर भी यूज कर सकते हैं, टॉप से भी यूज कर सकते हैं और इसी तरह बॉटम पर भी ये यूज की जा सकती है। हम इसका लेफ्ट साइड का वेरिएंट यूज करेंगे और इसे यूज करने के लिए आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी। सबसे पहले अगर आप नीचे इंस्टॉलेशन के सेक्शन में आए तो यहाँ पर आपको इसके CDN लिंक्स मिल जाएंगे जो कि हमारे इस प्रोसेस को बहुत सिंपल बना देंगे। तो हम यहाँ से इस CSS का लिंक कॉपी कर लेते हैं और इसे अपनी HTML में जाकर लिंक करते हैं। तो हमारी HTML फाइल में हम इसे अपने आइकॉन्स के लिंक के बाद प्लेस करेंगे और यहाँ पर एक लिंक का टैग क्रिएट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू स्टाइल शीट होगी और इसका href हमारा जो कॉपीड CDN का एड्रेस है वो होगा। हम वापस चलते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन में और यहाँ से इसकी JS फाइल का CDN लिंक कॉपी कर लेते हैं। अपने बॉडी टैग के एंड पर हम एक स्क्रिप्ट का टैग क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर अपने इस accordion.main.js के स्क्रिप्ट के बाद हम इसे प्लेस करेंगे। आप इसे ऊपर भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि ये स्क्रिप्ट हमेशा आपके बॉडी टैग के बिल्कुल एंड पर होने चाहिए। इसके सोर्स में हम अपने CDN का लिंक प्रोवाइड करेंगे और इस टैग को क्लोज कर देते हैं। इस फाइल को सेव कर लेते हैं और वापस अपनी डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं और ये देखते हैं कि इसे इनिशियलाइज कैसे कराया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सेक्शन में हमें अपने प्लगइन को इनिशियलाइज कराने का तरीका दिया गया है जो कि बेसिकली थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है। तो इस तरह के सिनेरियोज आपको कभी कभार इस किस्म के प्लगइन्स की डॉक्यूमेंटेशन में देखने को मिल सकते हैं। ये बेसिकली इन्होंने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल किया है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास किया है और ये जो NBSP के सिंबल्स हैं यहाँ पर, इनकी यहाँ पर जरूरत नहीं थी। यहाँ पर हुआ कुछ यूं है कि HTML में इसे ठीक से रेंडर करने के लिए उन्होंने यहाँ पर कुछ स्पेसेस के या ब्लैंक स्पेसेस के कैरेक्टर डाले थे जो कि यहाँ पर वाइट स्पेसेस क्रिएट करने की बजाय खुद ही अपने नाम के साथ रेंडर हो गए हैं। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं और वापस अपने एडिटर में चलते हैं। यहाँ पर हमें इस स्क्रिप्ट के इंक्लूजन के बाद एक और स्क्रिप्ट का टैग चाहिए जिसके अंदर हम इसे इनिशियलाइज कराएंगे। तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर एक स्क्रिप्ट का टैग मौजूद है जिसके अंदर हमने अपने अकॉर्डियन को इनिशियलाइज कराया था। यहीं पर हम इसे भी इनिशियलाइज करा सकते हैं। तो यहाँ पर उस कोड को पेस्ट कर लेते हैं और इसे थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये NBSP के जो इन्होंने यहाँ पर सिंबल्स डाल रखे हैं ये यहाँ पर नहीं होने चाहिए, तो हम इन्हें रिमूव कर लेते हैं। और इसी तरह ये जो दूसरे NBSP के सिंबल्स यहाँ पर मौजूद हैं इन्हें भी रिमूव कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारे इस कंस्ट्रक्टर में सिंपली एक ऑब्जेक्ट जाएगा जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ ऑप्शंस हम पास कर सकते हैं और यहाँ पर जो अलाउड ऑप्शंस हैं उनमें से हमने यहाँ पर ब्लर और ओवरले की वैल्यूज को ट्रू पास किया है। इसके अलावा भी अगर आप इस डॉक्यूमेंटेशन को देखें तो थोड़ा नीचे आकर अलाउड ऑप्शंस आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी जो कि बेसिकली ब्लर और ओवरले ही हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस हमने इसे ऑलरेडी पास कर दी हैं। इससे नीचे अगर आप आए तो इस API के सेक्शन में आपको
इस पर अवेलेबल कुछ मेथड्स या फंक्शंस नज़र आ जाएंगे जिनके ज़रिए आप डायनामिकली इस पुश बार को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास यहाँ पर एक इवेंट्स का सेक्शन है जो कि हम बेसिकली अपनी इस कॉन्फ़िगरेशन में पास कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट में, जो कि हमारे कंस्ट्रक्टर में जाएगा। और ये वो फंक्शंस होंगे जो तब कॉल होंगे जब ये इवेंट्स रेज होंगे, यानी कि जब आपकी पुश बार ओपन हो रही होगी तब इसके अगेंस्ट प्रोवाइडेड जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इसके थोड़े से एडवांस्ड यूजेजेस हैं। हम अभी इसकी जो सिंपल फंक्शनैलिटी है जो कि एक मेन्यू बनाकर उसे ओपन करने की है उसमें इंटरेस्टेड हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर इस एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे। तो बेसिकली ये एक बेसिक सी एग्जांपल है जिसके जरिए आप अपने प्लगइन को अप एंड रनिंग कर सकते हैं। और यूजुअली जब आप इस किस्म के थर्ड पार्टी प्लगइन्स यूज करेंगे तो सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वो ये कि इनकी डिफॉल्ट एग्जांपल को फॉलो करके इसे इनिशियलाइज कराना चाहिए। और एक दफा जब ये प्लगइन अप एंड रनिंग हो जाए तो उसके बाद आप ये डिफरेंट ऑप्शंस इसके ऊपर ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस डिफॉल्ट एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे और अपने पेज पर इस प्लगइन को फंक्शनल बनाएंगे। तो हम यहाँ से इस एग्जाम्पल को कॉपी कर लेते हैं, जो कि ये div है, इसे हम कॉपी करके अपनी HTML में कहीं पर पेस्ट करेंगे। तो हम यहाँ टॉप पर आते हैं अपने नेविगेशन वाले एरिया में और यहाँ पर कहीं पर इस कोड को पेस्ट करेंगे। अब एक चीज जिसका आपने यहाँ पर ख्याल रखना है वो ये कि हमारा ये जो नैव का एलिमेंट है या इवन ये जो टॉप बार है इसको हमने एक पोजीशन दे रखी है। और अगर आप वापस आकर इस pushbar.js के डेमो को देखें और इसमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये प्लगइन काम कर रहा है यहाँ पर एविडेंटली कोई पोजीशनिंग यूज की गई है, यानी कि ये जो मेन्यू है ये शायद फिक्स पोजीशन में है। अगर हम इसे इंस्पेक्ट करें, यहाँ अगर आप नीचे आएं राइट साइड पर अपने स्टाइल्स के पैनल में देखें तो आप देख सकते हैं कि इसे पोजीशन फिक्स्ड दी गई है। तो दोस्तों इस तरह के केसेस में जहां पर आप एक एलिमेंट को क्रिएट कर रहे हैं जिसे कि फिक्स्ड या कोई और पोजीशन मिल रही है और आप उसे अपने HTML में यूज करना चाहते हैं, तो आपने इस बात का ख्याल करना है कि कहीं पर आपकी जो पोजीशंस हैं वो कॉन्फ्लिक्ट ना करें। तो मिसाल के तौर पर हमारा ये जो हेडर है हम जानते हैं कि हमने इसे स्टिकी पोजीशन दे रखी है और जो एलिमेंट हम अपने इस ड्रॉर टाइप के मेन्यू के लिए क्रिएट करेंगे उसे भी फिक्स पोजीशन मिलने वाली है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इनको आपस में मिक्स ना करें जिसकी वजह से इनकी पोजीशंस आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर सके। तो हम इस सेक्शन को, जो कि हमारे मोबाइल मेन्यू का सेक्शन होगा, इस हेडर के बाद क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर इस div को हम div की जगह पर असाइड के टैग से रिप्लेस कर देते हैं, जो कि बेसिकली एक सिमेंटिक टैग है और एक div की तरह ही काम करेगा। तो यहाँ पर हमारा जो ये कंटेनर क्रिएट हो गया है ये बेसिकली हमारे उस ड्रॉर मेन्यू का काम करेगा। इसके बाद यहाँ पर हम इसे कुछ मीनिंगफुल नेम्स दे देते हैं, जैसे कि ये पुशबार ID है तो इस ID की जगह पर हम इसे कोई मीनिंगफुल ID दे देते हैं जो कि हमारे वेब पेज के मुताबिक ठीक नजर आए। तो हम इसे मोबाइल मेन्यू की डेटा पुशबार ID दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और एट्रीब्यूट यहाँ पर नजर आ रहा है जो कि हमारे इस ड्रॉर की डायरेक्शन को बताएगा। हम चाहते हैं कि हमारा ये मेन्यू लेफ्ट से राइट खुले तो हम इसे लेफ्ट ही रहने देंगे। इस फाइल को यहाँ सेव कर लेते हैं और वापस चलते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ और वापस इस एग्जाम्पल HTML के सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पर जहाँ पर हमें इसकी यूजेज बताई गई है आप देख सकते हैं कि ये div हमारे कंटेंट का काम करेगी। तो इस div के बाद हमारे पास यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है जिसमें अगेन हमने, अगर हम इसे अपनी ऊपर वाली HTML से कंपेयर करें तो ये एक और मेन्यू क्रिएट किया गया है जिसकी डायरेक्शन बॉटम है और इसे एक डेटा पुशबार ID दी गई है जो कि बेसिकली ऊपर वाली मेन्यू से डिफरेंट है। और इसके बाद नीचे आप देखेंगे कि हमारे पास इसको ओपन करने का तरीका बताया गया है। तो बेसिकली हमें एक बटन चाहिए होगा जिस पर हम एक डेटा पुशबार टारगेट का एट्रीब्यूट देंगे और इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे मेन्यू की जो हमने डेटा पुशबार ID दी थी उसके बराबर होनी चाहिए। तो ये जो हमारा बटन है जो यहाँ क्रिएट किया गया है इसकी वैल्यू माई पुशबार 1 है। तो इसको क्लिक करने पर ये हमारे इस पहले वाले div को या इस मेन्यू को ओपन कर देगा जिसकी ID माई पुशबार 1 थी। तो हम अपनी HTML में ऑलरेडी एक बटन क्रिएट कर चुके हैं। हम इस एट्रीब्यूट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और वापस चलकर इसे अपनी HTML में अपने बटन पर यूज कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास हमारा बटन यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर हम इसे अपनी क्लास के बाद डेटा पुशबार टारगेट की वैल्यू देंगे मोबाइल मेन्यू, जो कि बेसिकली हमारे मेन्यू की वो ID है या डेटा पुशबार ID है जो हमने अपने मेन्यू को यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है। तो हम ये सेम ID यहाँ से कॉपी करके अपने डेटा पुशबार टारगेट के एट्रीब्यूट में पास करेंगे। और टेक्निकली अगर हमने ये सारा सेटअप ठीक किया है तो अब हमारे इस मेन्यू को काम करना चाहिए। तो हम वापस चलते हैं अपने ब्राउजर में और इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पर अब अगर मैं इस बटन को क्लिक करूं
तो आप देख सकते हैं कि हमारा मेन्यू लेफ्ट से राइट ओपन हो गया है और इसके अंदर जो कंटेंट है वो वही कंटेंट है जो कि हमने अपनी HTML में इस असाइड में क्रिएट किया था। एक दफ़ा इस पूरे सेटअप को रिव्यू कर लेते हैं ताकि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। तो बेसिकली हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे, जिसके लिए सिंपली आप लिंक और स्क्रिप्ट के टैग्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर के जरिए इसे इनिशियलाइज कराएंगे और अगेन यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी खराब है, तो अगर हम इसे रीड करने की कोशिश करें तो हमारे पास न्यू पुश बार के इस कंस्ट्रक्टर में एक ऑब्जेक्ट जाएगा जिसमें कुछ ऑप्शंस जा सकती हैं। उनमें से जो 2 ऑप्शंस यहाँ पर पास हुई हैं वो ब्लर ट्रू है और ओवरले की वैल्यू ट्रू है। ये करने के बाद हमारा जो प्लगइन है वो इनिशियलाइज हो जाएगा और हमारी HTML में कुछ एलिमेंट्स ढूंढेगा। ये एलिमेंट्स किस तरह क्रिएट होंगे, इसके लिए हम अपनी एग्जाम्पल HTML के सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि एक सिंपल पुश बार या ये जो मेन्यू है इसको क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर एक सिंपल कंटेनर चाहिए और उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, जिसमें से पहला जो एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट है वो इसकी एक आईडी है जो कि data-pushbar.id के जरिए आप इसे कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं और उसके बाद उसे इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं इस एट्रीब्यूट के जरिए। ये काम करने के बाद हमें एक बटन चाहिए होगा जिसके जरिए हम इस मेन्यू को ओपन कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास अपनी HTML में एक बटन होना चाहिए और उस बटन के ऊपर डेटा पुशबार टारगेट का एक एट्रीब्यूट होना चाहिए। इस एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होगी वो हमारे मेन्यू के कंटेनर की डेटा पुश बार आईडी के इक्वल होनी चाहिए और फिर ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों अब जबकि हमारा ये मेन्यू यहाँ पर फंक्शनल है और आप देख सकते हैं कि मैं इसे साइड पर क्लिक करने से भी क्लोज कर सकता हूँ और इस क्लोज के बटन से भी क्लोज कर सकता हूँ। तो अब हम इसकी स्टाइलिंग पर काम कर सकते हैं जो कि एक सिंपल प्रोसेस होगा। तो वापस चलते हैं अपनी HTML में और आगे चलने से पहले हम एक और चीज भी रिव्यू कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन थी उसमें एक डिव की एग्जांपल थी, तो यहाँ पर हमने उसे असाइड से रिप्लेस किया। तो बेसिकली जो चीज हमें यहाँ पर चाहिए वो एक कंटेनर एलिमेंट है जो कि डिव भी हो सकता है, नैव भी हो सकता है, हेडर भी हो सकता है और स्पेसिफिक केस में क्योंकि ये एक साइड बार है हम यहाँ पर असाइड का एलिमेंट यूज कर सकते हैं जो कि एक सिमेंटिक एलिमेंट है। उसके अलावा यहाँ पर आप कोई भी एलिमेंट यूज कर सकते हैं जो कि एक कंटेनर का काम कर सके। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि इस पर ये 2 एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट होने चाहिए जिसकी वजह से हमारे जो पुश बार का प्लगइन है वो इसको रिकॉग्नाइज कर सके। तो दोस्तों इसके कंटेंट में सबसे पहले तो हमें अपने सारे नैव लिंक्स चाहिए। उसके लिए हम यहाँ से अपनी UL को कॉपी कर लेते हैं और इस एलिमेंट को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर स्टाइलिंग के लिए हम इस क्लास को अपडेट कर लेते हैं और टॉप नैव की जगह पर हमारा मोबाइल मेन्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी क्लास बनेगी वो मोबाइल मेन्यू लिंक्स की क्लास बनेगी। नेक्स्ट हम इस बटन के कंटेंट्स को अपडेट करेंगे और यहाँ पर हमारे पास इस क्लोज की कैप्शन की जगह पर एक आइकॉन आ जाएगा जिसके लिए अगेन हम बूटस्ट्रैप आइकॉन्स को यूज करेंगे और इसे कुछ क्लासेस देंगे। तो हमारी क्लासेस यहाँ पर होंगी BI और BIXLG। ये बेसिकली X का एक आइकॉन है जो कि क्लोज करने के बटन को रिप्रेजेंट करता है और उसका ये लार्ज वेरिएंट है जिसकी क्लास हमारे पास बूटस्ट्रैप आइकॉन्स में अवेलेबल है। इस एलिमेंट को हम क्लोज कर लेते हैं और एक बार चलकर इसे ब्राउजर में देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं अपने मेन्यू को ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमारे लिंक्स अवेलेबल हैं और उसके बाद ये एक बटन है। अब हम चलकर इसे अपनी CSS के जरिए स्टाइल कर लेते हैं। हम इस क्लास को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि यही वो मेन क्लास है जिसे हम टारगेट करेंगे और वापस चलते हैं अपने डिफॉल्ट स्टाइल्स की स्टाइल शीट में क्योंकि ये स्टाइल्स हमें सिर्फ स्मॉल स्क्रीन साइज पर ही चाहिए। तो हम यहाँ पर अपने टॉप नैव के स्टाइल्स के बाद इसे स्टाइल करेंगे। इस हीरो सेक्शन से ऊपर इस क्लास को टारगेट कर लेते हैं। हम इस क्लास के डिसेंडेंट में से इसके लिस्ट आइटम और फिर एंकर लिंक को टारगेट करेंगे और यहाँ पर हम कुछ स्टाइल्स देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसे डिस्प्ले की प्रॉपर्टी देंगे और उसकी वैल्यू होगी ब्लॉक क्योंकि हमारा हर एंकर एलिमेंट जो है वो अपनी लाइन पर आएगा और हम इन्हें पैडिंग देना चाहते हैं। और बाय डिफॉल्ट जैसे कि मैंने बताया था ये एंकर एलिमेंट्स इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं और इन पर टॉप और बॉटम की पैडिंग काम नहीं करती। तो इसलिए हम इसे डिस्प्ले ब्लॉक देंगे। उसके बाद इन लिंक्स का जो कलर है उसे हम अपने हेडिंग वाले कलर के बराबर कर देंगे। नेक्स्ट हम इसे कुछ पैडिंग देंगे। टॉप और बॉटम पर इसे 0.75 रैम की पैडिंग दे देते हैं और लेफ्ट और राइट पर 1 रैम की पैडिंग दे देते हैं। इसके बाद हम अपने हर एंकर एलिमेंट को बॉटम पर एक बॉर्डर दे देंगे जो कि हमारे इन एंकर एलिमेंट्स के सेपरेटर का काम करेगा। तो यहाँ पर इसके बॉर्डर का जो साइज है वो 1 पिक्सल होगा। इसका स्टाइल सॉलिड होगा और इसको जो कलर हम देंगे वो अपने बॉक्स शेडो वाला कलर दे सकते हैं। पेज को सेव कर लेते हैं और चलकर एक दफ़ा अपने ब्राउजर में देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास हमारे लिस्ट आइटम्स स्टाइल होना शुरू हो गए हैं।
नेक्स्ट जो काम मैं यहाँ पर करूंगा वो ये कि यहाँ पर कंटेनर लेवल पर कुछ पैडिंग दूंगा ताकि हमें अपने कंटेनर और इन आइटम्स के दरमियान में थोड़ा सा गैप मिल जाए। तो हम अपनी HTML में जाकर सबसे पहले इसकी पेरेंट क्लास देख लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास कोई भी पेरेंट क्लास फिलहाल मौजूद नहीं। तो हम इस असाइड को एक क्लास दे देते हैं और इसकी क्लास होगी मोबाइल मेन्यू। अब इस क्लास को हम टारगेट करके कुछ पैडिंग दे सकते हैं। यहाँ पर हम इसे कुछ पैडिंग दे देते हैं। तो टॉप और बॉटम पर हम इसे 2 रेम्स और लेफ्ट और राइट पर कोई पैडिंग नहीं देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ टॉप और बॉटम पर पैडिंग आ गई है। नेक्स्ट काम जो यहाँ पर हम करेंगे वो ये कि अपने इस क्लोज के बटन को पोजीशनिंग के जरिए अपने इस कंटेनर के टॉप राइट कॉर्नर में प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने इस बटन को एक क्लास दे देते हैं और ये क्लास होगी मोबाइल मेन्यू क्लोज की। इस क्लास को कॉपी कर लेते हैं और अपनी स्टाइल शीट में चलते हैं और हम क्योंकि इस बटन को इसके कंटेनर के रिलेटिव पोजीशन करना चाहते हैं जो कि मोबाइल मेन्यू का ये कंटेनर है, तो हम सबसे पहले इसे एब्सोल्यूट की पोजीशन देंगे। और जैसे कि हम अपनी पोजीशनिंग वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम इस पोजीशन एब्सोल्यूट वाले एलिमेंट को इसके पेरेंट के रिलेटिव पोजीशन करना चाहते हैं तो इसके पेरेंट के ऊपर कोई पोजीशन होना जरूरी है। तो इस बटन का जो पेरेंट है वो मोबाइल मेन्यू का ये कंटेनर है और इसके ऊपर ऑलरेडी एक पोजीशन मौजूद है। अब आप शायद ये सोच रहे हो कि इस मोबाइल मेन्यू के एलिमेंट पर तो हमने कोई पोजीशन असाइन नहीं कर रखी, फिर इस पर ये पोजीशन कहाँ से आ रही है। तो अगर आप वापस चलकर अपने ब्राउजर में देखें और इस मेन्यू को ओपन करें तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसके कंटेनर पर फिक्स पोजीशन इसकी लाइब्रेरी खुद ऐड कर रही है। तो यहाँ पर अगर आप नीचे आएँ तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर इसे पोजीशन फिक्स मिल चुकी है और ये पोजीशन ये लाइब्रेरी इस पर ऐड कर रही है। तो यहाँ पर एक चीज प्रूव हो गई कि अगर हम अपने इस मोबाइल मेन्यू के क्लोज बटन को इसके पेरेंट के रिलेटिव पोजीशन करना चाहते हैं तो इसे सिर्फ पोजीशन एब्सोल्यूट देने से काम बन जाएगा, क्योंकि इसके पेरेंट के ऊपर भी एक पोजीशन मौजूद है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हम इस बटन को अपने कंटेनर के टॉप राइट साइड पर पोजीशन करना चाहते हैं तो हम इसे कुछ ऑफसेट्स देंगे। पहला ऑफसेट टॉप 0 का ऑफसेट होगा। इसे सेव कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा ये बटन अब टॉप पर आ गया है और इसे टॉप राइट कॉर्नर में ले जाने के लिए हम इसे राइट से भी 0 का ऑफसेट दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे राइट की वैल्यू 0 दे देंगे। अब अगर हम इस पेज को सेव करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा बटन बिल्कुल कॉर्नर में आ गया है। अब हम इस बटन को थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं ताकि ये थोड़ा सा नीचे भी आ जाए और इसका क्लिकेबल एरिया भी बढ़ जाए। तो यहाँ पर हम अपने इस क्लोज बटन को पैडिंग देंगे 1 रेम और आप देख सकते हैं कि हमारा बटन अब यहाँ से थोड़ा नीचे भी आ गया है और इसका क्लिकेबल एरिया भी अब थोड़ा बढ़ गया है। इसके बाद हम इस मेन्यू की थोड़ी सी और स्टाइलिंग करेंगे। इस वक्त अगर आप अपने कर्सर को देखें तो मोबाइल व्यू में होने की वजह से ये एक सर्कुलर कर्सर है जो कि बेसिकली हमारे टैब के जेस्चर्स के लिए ऑप्टिमाइज है। जैसे कि आप इस मोबाइल को अपने हाथ से यूज कर रहे हो तो इससे हमें जो कुछ स्टाइल्स नहीं नजर आ रहे वो हवर वगैरह के स्टाइल हैं। अगर मैं इस कर्सर को किसी हवरेबल एलिमेंट के ऊपर हवर करूं तो ये हमें सही से उसके स्टाइल्स नहीं दिखाएगा। इस पर्पज के लिए हम अभी फिलहाल अपने मोबाइल व्यू से बाहर आ जाते हैं और अपने इस राइट साइड के पैनल को ड्रैग करके इस स्क्रीन के साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब अगर आप देखें तो हमारा कर्सर एक नॉर्मल वेब ब्राउजर के कर्सर की तरह काम कर रहा है और हम इसे हवरिंग के स्टाइल्स दे सकते हैं। यहाँ से हम अपने सिलेक्टर को जो कि एंकर का सिलेक्टर है कॉपी कर लेते हैं और इसके ऊपर कुछ हवर स्टेट्स दे देते हैं। तो इस एंकर लिंक की हवर स्टेट के लिए हम सेम अपने टॉप नैव वाले स्टाइल्स ही यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कलर वॉयलेट मिड हो जाएगा। इसे सेव करते हैं और अब आप देख सकते हैं कि हवर करने पर हमारा कलर हमारे टॉप मेन्यू की तरह यहाँ पर चेंज हो रहा है। इसी तरह हम ये सेम इफेक्ट अपने इस क्रॉस के आइकॉन पर या इस बटन पर अप्लाई कर सकते हैं। और क्योंकि हमारा ये जो हवर का इफेक्ट है ये हमारे क्लोज के बटन के लिए भी इसी तरह काम करेगा तो यहाँ पर ही हम एक ग्रुप सिलेक्टर के जरिए अपनी मोबाइल क्लोज बटन की क्लास को भी टारगेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे क्लोज बटन का कलर भी अब हवर करने पर चेंज हो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट काम हम यहाँ पर करेंगे वो ये कि इस क्लोज बटन के हवर के ऊपर भी हमें अपना कर्सर पॉइंटर की शक्ल में चाहिए, जैसे कि यहाँ एंकर लिंक्स के केस में हो रहा है। तो हम वापस चलते हैं अपने एडिटर में और यहाँ पर अपने क्लोज बटन को टारगेट करेंगे और इसकी हवर स्टेट में हम अपने कर्सर को पॉइंटर में कन्वर्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा कर्सर अब जब इस बटन पर आता है तो ये पॉइंटर की शक्ल इख्तियार कर लेता है।
एक लास्ट स्टाइलिंग रूल जो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे वो ये कि इन लिंक्स पर हवर करने से जो कलर चेंज हो रहा है उस पर थोड़ी सी ट्रांजिशन डालेंगे। तो दोस्तों ये ट्रांजिशन हम अपने क्लोज बटन और अपने इन एंकर लिंक्स के ऊपर लगाएंगे और इसके लिए हम अगेन अपने टॉप मेन्यू को ही रेफरेंस के तौर पर ले सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ ट्रांजिशन है, हम इसे कॉपी करके इसी ट्रांजिशन को अपने क्लोज बटन और अपने एंकर लिंक्स पर यूज कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इन लिंक्स पर हवर करूं तो हमारे पास एक सटल सी ट्रांजिशन आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आकर हमारे इस मोबाइल मेन्यू की स्टाइलिंग का काम कंप्लीट हो चुका है और अब हमारी वेबसाइट मुकम्मल तौर पर रिस्पॉन्सिव है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने अपने मोबाइल नेविगेशन को रिस्पॉन्सिव बनाया और इसके लिए एक थर्ड पार्टी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूज की। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेविगेशन को फंक्शनल बनाएंगे और इसके लिंक्स को अपनी साइट के डिफरेंट सेक्शंस के साथ कनेक्ट करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज प्रैक्टिकल डेव साइनिंग आउट।